छठ का पर्व मनाने के लिए दूर दूर से लोग अपने घरों को आते हैं। जिनके घर छठ का पर्व नहीं होता है वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी चले जाते हैं छठ का पर्व मनाने के लिए। और ये एक ऐसा पर्व है जो कि पूरे बिहार, पूरे यूपी, झारखंड में एक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और इसी छठ के पर्व पर एक लड़का और एक लड़की कुछ ऐसा करते हैं कि उनकी जिंदगी ही बदल जाती है। इस कहानी के माध्यम से सुनेंगे कि कैसे वो दोनों मिलते हैं और कैसे एक दूसरे से प्यार होता है और कैसे प्यार के लिए कुर्बानियां देते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से छठ का बहुत बहुत मुबारकबाद। रागिनी जो कि 10वीं क्लास में पढ़ती थी और उसकी उम्र की बात करें तो मात्र उसका 19 साल का उम्र था। अपने जीजा और दीदी के यहाँ जाती है छठ का पर्व मनाने के लिए। और जहाँ पर छठ का पर्व मनाने के लिए जाती है वहाँ पर एक 20-21 साल का लड़का होता है जो कि उसके जीजा का भाई होता है। उसका नाम रमेश बताया गया और उसकी उम्र की बात करें तो 20-21 साल उसका उम्र होगा और वो इंटर क्लास में पढ़ता था। उसके बड़ा भाई जो कि सोनार का काम करते हैं और उसके भाभी वो भी छठ कर रही थी। दोनों छठ कर रहे थे। और ये जो लड़की आई थी रागिनी, ये भी छठ करने के लिए आई थी। तो टोटल 3 लोग हो रहे थे छठ का व्रत मनाने के लिए, छठ का व्रत करने के लिए। लेकिन इसी बीच उसका बड़ा भाई कहता है महेश की क्यों ना रमेश को भी छठ का पर्व कराया जाए। बातों बातों में रमेश मान भी जाता है। अब 4 लोग छठ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सूर्य का जो पहला अर्घ होता है शाम वाला, वो देने के लिए सारे लोग छठ घाट पर जाते हैं। जैसे ही पानी में उतरते हैं, रागिनी भी उतरती है और रमेश भी उतरता है। साथ में उसके बड़े भाई महेश और उसकी भाभी माधुरी वो भी पानी में उतरते हैं। लेकिन रागिनी को पता नहीं था कि आगे पानी कितना है और कहाँ पानी कितना है, परंतु रमेश घाट बना रहा था। उसी समय इसको पता चल गया था कि आगे पानी ज्यादा गहरा है। लेकिन रागिनी को बिल्कुल भी खबर नहीं था और कमेटी वालों ने कुछ घेराव भी नहीं किया था। रागिनी मजाक मजाक में आगे की ओर बढ़ रही थी और रमेश कह रहा था कि आगे मत जाओ, आगे पानी गहरा है। परंतु रागिनी मजाक मजाक में आगे बढ़ रही थी और रमेश जो भी पूजा का होता है, हाथ में पान कसेली या अगरबत्ती जो भी है उसको लेकर के खड़ा था। लेकिन रागिनी हाथ में लेकर के पान कसेली या अगरबत्ती जो भी होता है उसको लेकर के सूर्य का अर्घ देने के लिए और उनका पूजन करने के लिए पानी में खड़ा करके आगे की ओर बढ़ रही थी। परंतु उसका पैर जो है फिसल जाता है और वो गहरे पानी में चली जाती है। धीरे धीरे पानी जो है उसके गर्दन से ऊपर होने लगता है। रमेश इस चीज को देखता है तो काफी घबरा जाता है। अब रागिनी डूबने ही वाली थी। रागिनी चिल्लाने लगती है बचाओ बचाओ। रमेश तुरंत अपना जो वस्त्र पहना था, गमछा या धोती जो भी पहना था, उसको निकालता है और रागिनी की तरफ फेंक देता है। इस दौरान रमेश का भी पैर फिसल चुका था और वो भी पानी की ओर जाने ही वाला था, परंतु अपने आप को संभालता है। तब तक रागिनी जो है गमछे को या धोती को पकड़ चुकी थी और रमेश अपने हाथों से उसको हाथ को पकड़ करके अपनी तरफ खींचता है। रागिनी बाल बाल बच चुकी थी। अब रागिनी जो है इमोशनल हो चुकी थी, घुट घुट कर रो रही थी और अपने आंसुओं को छुपा रही थी। रमेश इस बात को समझ चुका था कि रागिनी डर चुकी है। वह अपने पास लाता है और अच्छे सुरक्षित स्थान पर उसको ले जाता है। धीरे धीरे नॉर्मल होता है और दोनों मिलकर के सूर्य भगवान का जो पहला अर्घ होता है वो देते हैं और साथ में उसकी भाभी और भैया भी देते हैं। अब अर्घ देने के बाद सारे लोग घर पे जाते हैं। घर पे जाने के बाद रागिनी बातों बातों में उससे बोलती है कि अगर आप मेरे साथ नहीं होते तो शायद आज मैं नहीं होती। थैंक यू आपको मेरी जान बचाने के लिए। रमेश बोलता है इसमें थैंक यू या धन्यवाद की कोई बात नहीं है। मैंने आपको मेहमान समझा है
और मेहमान का रक्षा करना प्रत्येक इंसान का कर्तव्य होता है। इस बात पर रागिनी जो है मुस्कुराती है और बातों बातों में उसको चाहने लगती है, उससे दोस्ती करना चाहती है। परंतु रमेश इस मूड में नहीं था। वो समझ रहा था कि भैया की साली है, भाभी की बहन है तो मेरी भी साली है। बातों बातों में मजाक भी करता था। दोनों के बीच में रिश्ते आगे की ओर बढ़ रहे थे। थोड़ी देर के बाद रागिनी जो है मोबाइल लेकर आती है और बोलती है रमेश से कि रमेश जी, मेरा मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है। तो रमेश क्या करता है, उसके मोबाइल को फ्लाइट मोड करता है और फ्लाइट मोड ऑन करने के बाद बोलता है कि लीजिए साली जी, आपका मोबाइल ऑन हो गया। रागिनी इस बात को सुन करके साली जी उसके मुंह से काफी प्रसन्न होती है, मुस्कुराती है और बातों बातों में उससे कुछ बातें करने का बहाना बनाती है। धीरे धीरे सुबह का अर्घ देने का समय आता है। सारे लोग छठ घाट पर पहुंचते हैं। रागिनी और रमेश भी एक दूसरे को देखे बिना नहीं रह पा रहे थे। दरअसल रागिनी इतनी खूबसूरत ही थी कि रागिनी का ध्यान रमेश के ऊपर था और रमेश का ध्यान रागिनी के ऊपर था। दोनों एक दूसरे को लगातार देखते ही जा रहे थे। इस बात को उसकी भाभी भी देख रही थी और उसके भैया भी देख रहे थे और सोच रहे थे कि दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है। बड़ी खुशमय मिजाज में बहुत ही हर्षोल्लास से छठ का पर्व मनाया जाता है और दोनों फिर से घर आते हैं। सारे लोग प्रसाद खाते हैं, सब कुछ अच्छा से होता है। अब रागिनी को उसके घर पहुंचाने का समय आ गया था। धीरे धीरे 2 दिन का समय बीत चुका था। उसका भाई महेश बोलता है कि रमेश, तुमको रागिनी को घर पे पहुंचाना है, उसके गांव छोड़ना है। रमेश बोलता है कि ठीक है भैया, मैं इसको तो छोड़ ही दूंगा। महेश भी सोच रहा था कि एक बार मैंने कहा, इसने मान लिया, हो सकता है कुछ न कुछ तो बात है ही। उसको भी पता चल गया था कहीं ना कहीं रमेश भी रागिनी को पसंद करने लगा है और रागिनी भी रमेश को पूरी तरह से चाह रही थी। रागिनी पीछे बैठती है और रमेश मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और उसको उसके गांव तक छोड़ देता है। रमेश रागिनी को उसके दरवाजे पर छोड़कर बोलता है कि मैं अब जाने ही वाला हूँ। रागिनी बोलती है कि नहीं नहीं, बिना पानी पिए चाय पिए आपको मैं जाने नहीं दूंगी। वो उसको अपने घर ले जाती है, मम्मी पापा से मिलाती है, भाभी से भी मिलाती है और भाभी से धीरे से बोलती है कि भाभी, रमेश अगर नहीं होता तो आज मैं शमशान घाट में होती, क्योंकि मैं पानी में डूबने ही वाली थी, परंतु इन्होंने मेरा हाथ पकड़ करके पानी से बाहर निकाला और मेरी जान बचाई। भाभी बोलती है कि जब हाथ पकड़ ही लिया है तो छोड़ना क्यों, दोनों एक दूसरे से शादी ही कर लो। भाभी उसकी मजाक कर रही थी, परंतु इस बात को सुन करके रागिनी शर्मा जाती है और वो बोलती है कि मैं इस बात को अपने पापा मम्मी से कैसे कहूंगी। भाभी बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम चिंता ना करो, बहरहाल अभी तुम पढ़ाई में मन लगाओ। अब रमेश नाश्ता पानी चाय पानी पी करके जाने वाला था। जैसे ही रमेश दरवाजे पर जाता है, गाड़ी स्टार्ट करता है, रागिनी दौड़ती हुई बाहर आती है और बोलती है कि रमेश आज ना जाओ, कल चले जाना। रमेश बोलता है कि नहीं नहीं, आज मुझे बहुत काम है, जाना ही पड़ेगा, पढ़ाई भी करना है। रागिनी बोलती है कि ठीक है जाओ, परंतु कब आओगे ये भी बता जाओ। रमेश बोलता है कि मैं आऊंगा, अब एक बार ही आऊंगा और उस टाइम जब आऊंगा तो आपको साथ में ही लेकर जाऊंगा, यानी कि आपको अपनी दुल्हन बना करके अपने घर ले जाना चाहता हूँ और मैं आपके बच्चों का बाप बनना चाहता हूँ। जब इतना बात जब कहता है रमेश तो रागिनी शर्मा जाती है और मुस्कुराती हुई उसको हाथों से हिलाते हुए विदा करती है और बोलती है कि ध्यान से जाना। रमेश रागिनी का चेहरा भुला नहीं पा रहा था। इसी उधेड़-बुन में धीरे धीरे वो अपने घर को जाता है, परंतु उसका ध्यान रागिनी की तरफ ही था। इधर रागिनी भी रमेश को चाह रही थी। उसको शीशे में भी रमेश का ही चेहरा नजर आ रहा था। उसकी भाभी
समझ में आ गया था उसके भाभी को कि रागिनी का मन नहीं लग रहा है। धीरे धीरे मैट्रिक का एग्जाम नजदीक आता है और रागिनी का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा था, परंतु जैसे तैसे रागिनी मैट्रिक का एग्जाम देती है और इस टाइम वो 85 नंबर से पास होती है, यानी लगभग 90% अंक से वो पास हो जाती है। इस बात को जब सुनता है रमेश तो काफी खुश होता है। रागिनी रमेश को फोन करती है और बताती है कि मैंने इतने नंबरों से मैट्रिक का एग्जाम पास कर लिया है। रमेश काफी खुश होता है। दोस्तों, इस बार पहली बार यानी कि छठ पूजा बीतने के बाद मार्च 2025 में पहली बार दोनों से बात हो रहा था फोन पर। इस बीच रमेश का भी इंटर का एग्जाम आता है और वो भी 78% से इंटर का एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है। यानी दोनों का पढ़ने लिखने में बहुत ही मन लग रहा था और बीच में दोनों के बीच प्यार प्रेम भी हो रहा था। दोनों का बैलेंस करके चल रहे थे। ऐसी बात बहुत ही कम देखने को मिलती है। जब रागिनी 85% से पास हो जाती है और अपने पिताजी के पास जाती है मार्कशीट लेकर के, तो उसके पिताजी काफी प्रसन्न होते हैं और बोलती है कि बेटी पढ़ाई लिखाई बहुत ही मन लगाकर करना, अच्छे नौकरी करना और मेरा जो है सर जो है ऊंचा करना। इस बात को रागिनी जो है सुन करके काफी भावुक हो जाती है और पिताजी का पैर पकड़ लेती है और बोलती है कि पिताजी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। उसके पिता बोलते हैं कि मांगो, क्या मांग रही थी बताओ। और इसमें पैर पकड़ने वाली बात ही नहीं है, बोलो खड़ी होकर के। रागिनी बोलती है कि पिताजी, मुझे रमेश से शादी करना है और मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। अगर आप मेरे लिए शादी करने के लिए कोई लड़का देख रहे होंगे तो प्लीज फिजूल के पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, मुझे रमेश से ही शादी करना है। इस बात को जब उसके पिताजी सुनते हैं तो काफी भावुक हो जाते हैं और पहली बार किसी लड़की को अपने पिता के सामने अपने ही जो प्रेम का इजहार करना, ये उन्होंने पहली बार सुना और देखा था। इस बात को देख करके समझ करके उसके पिता काफी भावुक हो जाते हैं और बोलते हैं कि अरे पगली, मैं तो तुम्हारे लिए ही जिंदा हूं, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। धीरे धीरे समय बीत रहा था और एक बार फिर से 2025 का छठ का पर्व आ जाता है। रागिनी अपने पिता के पास जाती है और बोलती है कि पिताजी, मैं रमेश के साथ छठ का पर्व फिर से करना चाहती हूँ। उसके पिताजी बोलते हैं कि ठीक है, जाओ और कर लो। अक्टूबर 2025 में छठ का पर्व फिर से आता है और आज का दिन जो है छठ का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उसके पिता रमेश के दरवाजे पर पहुंचते हैं रागिनी को लेकर के और जब रमेश देखता है रागिनी को तो काफी खुश हो जाता है। लगभग 1 साल के बाद दोनों एक दूसरे को देखते हैं और देख करके बहुत ही खुश होते हैं। रागिनी रमेश को देखती है और रमेश रागिनी को देखता है। रागिनी रमेश के पैरों को पकड़ लेती है और बोलती है कि इतने दिन में आपने मुझे एक बार भी मिलने की कोशिश नहीं की। रमेश बोलता है, मैं मिलने की कोशिश तो कर रहा था और मिल भी लेता, परंतु जो दूरियों में मजा है वो नजदीकियों में कहा। आखिर आप मेरे पास आए गए, मैं आपके पास जाऊंगा, आपके घर भी जाऊंगा, परंतु सर पर सेहरा बांधकर और बारात लेकर जाऊंगा। इतना जब सुनती है रागिनी तो काफी शर्मा जाती है और नजरों को नीचे झुका लेती है और अपने दीदी और जीजा से मिलने के लिए दूसरे कमरे में चली जाती है। जब उसकी दीदी देखती है रागिनी को तो वो भी बोलती है, अरे रागिनी, तुम तो आ गई, बहुत अच्छा किया, चलो अब इस साल भी फिर से चारों लोग मिलजुल करके छठ का पर्व मनाएंगे। दोस्तों, इस साल भी दोनों रागिनी और रमेश और उसकी भैया भाभी चारों लोग फिर से छठ का पर्व मना रहे हैं और दोनों का सपना है कि IAS ऑफिसर बनना दोनों का मेन सपना है और
लक्ष्य यही है कि आईएएस अफसर बनने के बाद ही दोनों धूमधाम से शादी करेंगे। हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि दोनों जो है एक अच्छी नौकरी करे। आईएएस अफसर का सपना है तो आईएएस ऑफिसर ही बने। फिलहाल आप सभी को ये कहानी कैसी लगी? रोहतास बिहार की ये सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है। आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आगे बढ़ने से पहले और वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, किसी नई कहानी के साथ, किसी नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और सभी को छठ का बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई।